मैं ये कोशिश कर रहा हूँ एज अ रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट डीलिंग फ्रंट लाइन विद द COVID-19 पेशेंट्स टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ वीडियो एक्सपीरियंस टू कोलीग डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं बोथ इन UK, US और पाकिस्तान में। तो इसलिए इसको उर्दू में मैं इस रिकॉर्डिंग को उर्दू में आपके लिए कर रहा हूँ। तो RNA वायरस, जैसा मैंने पहले भी कहा अपनी दूसरी प्रेजेंटेशंस में, एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है जो फ्लू वायरस की तरह नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा सीरियस है। इससे कई हज़ारों लाखों मौतें हुई हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। WHO ने इसको पैंडेमिक करार दिया। तो कॉमनेस्ट चीज़ जो सब हम आपको पता है कि इस फीवर, हाई फीवर, और ये तकरीबन 80 to 90% ऑफ पेशेंट में आपको फीवर मिलेगा। तो जब आपको फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है तो आपको COVID-19 को ज़रूर सोचना चाहिए इन द करंट क्लाइमेट। इसके साथ साथ जो कफ होती है, खांसी होती है, वो बड़ी टिपिकल होती है कोविड के कफ, और वो रिपीटेड कफ होती है, बार्किंग कफ होती है, अक्सर ड्राई होती है, बहुत फ्लैम भी हो सकता है। इसके अलावा उनकी नाक बंद हो जाती है, या नेजल सिम्टम्स होती हैं, या सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, बॉडी एक होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बाज़ डायरिया या लूज टूल के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, या कभी स्किन के अंदर इरिटेशन भी हो सकती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जिसको भी मैं डिस्कस फर्दर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि माइल्ड जो कैटेगरी होती है वो 80% होती है। 80% लोगों को बहुत माइल्ड डिजीज़ होती है। ओनली 14% को मॉडरेट डिजीज़ होती है, जिसके लिए उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, अस्पताल में उनको चेकअप होना चाहिए। और 5% या 4 से 5% के दरमियान ऐसे लोग होते हैं जिनको इंटेंसिव केयर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको बहुत सिवियर डिजीज़ होती है, उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की बेहद ज़रूरत होती है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें ये प्रेजेंटेशन होती है COVID-19 इन्फेक्शन की। अब आ गया मसला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच पेशेंट्स शुड बी एडमिटेड इन। ये वो मरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको के सांस तेज़ी से चल रही है, यानी 1 मिनट के अंदर अक्सर 20 दफ़ा आदमी सांस लेता है, लेकिन अगर वो 1 मिनट में 25 से 30 दफ़ा सांस ले रहा है या टेकिपनिक है, दैट्स अ साइन कि ही शुड नॉट बी एट होम, ही शुड डेफिनेटली कॉल द एम्बुलेंस एंड बी इन द हॉस्पिटल। UK के अंदर एक हेल्पलाइन है NHS 111, वहाँ पर रिंग कर सकते हैं। हर मुल्क के अंदर अपना उनका सिस्टम है जहाँ एडवाइस ली जा सकती है। लेकिन अगर मरीज़ की ऑक्सीजन लेवल्स लो हो रही हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो रही हैं, और वो टेकिपनिक हैं, तो उनको फ़ौरन अस्पताल से रुजू करना चाहिए। A&E में जाके अपने आप को चेक करवाना चाहिए। तो A&E में जो चीज़ें चेक होंगी वो पल्स ऑक्सीमेट्री चेक होगी, और गुड पल्स ऑक्सीमेट्री रिकॉर्डिंग जो होगी बिटवीन 92 और 94 होगी। अगर किसी मरीज़ को कोई पहले रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, कोई COPD नहीं है, और उनकी सैट्स अगर 88 या उससे बिलो जा रही हैं, तो दैट्स अ डेंजरस साइन। उनको एडमिट करना पड़ेगा, उनको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। अक्सर मरीज़ सिर्फ ऑक्सीजन देने से बेहतरी आ जाती है विद टाइम। कुछ मरीज़ ऑक्सीजन के साथ साथ उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, उनको CPAP या कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर वो उससे भी नहीं सेटल होते तो उनको इंटेंसिव केयर में वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। बाज़ बात एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO की ज़रूरत होती है, जब पेशेंट्स बहुत सिवियर सेप्टिक लो मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम डेवलप कर लें। तो ये ग्रेड ऑफ दी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इनकी ट्रीटमेंट किस तरह की दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से बहुत मरीज खुद ही इम्प्रूव हो जाते हैं विद टाइम, और वो घर वहाँ से ट्रांसफ़र किए जा सकते। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि व्हाई आर दीज पेशेंट प्रेजेंटिंग विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कमिंग टू द A&E इन द हॉस्पिटल। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। कॉमनली वायरल निमोनियाज होते हैं, समटाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल निमोनियाज हो सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन दूसरी प्रॉब्लम है, ये ARDS 3 कैटेगरी के हो सकते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या तो माइल्ड कैटेगरी में होता है जिसमें कि CPAP से फ़ायदा हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ उसकी हेल्प हो सकती है। बट मॉडरेट और सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो ARDS जिसे कहते हैं, उसके लिए इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब मरीज़ ब्रेथलेस है और हाइपोक्सिक है, उसकी लो ऑक्सीजन है, तो उसको चेक किया जाए। एटलीस्ट डी डायमर शुड बी डन। डी डायमर अगर 3000 या 3000 के ऊपर जा रहा है, तो इससे सजेस्ट ये होता है कि थ्रोम्बोम्बोलिक इवेंट हो रहे हैं लंग्स के अंदर, जो उसके हाइपोक्सिया कर रहे हैं इस मरीज को।
तो उस सूरत में CTPHS बड़ा ज़रूरी हो जाता है टू ट्रीट इट अप्रोप्रिएटली। नॉर्मली हम जो देते हैं हेपरिन या फ्रैगमेन, वो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन इन मरीजों में ट्रीटमेंट डोज जो कि हायर डोज है हेपरिन की, वो देनी ज़रूरी होती है और उससे उनकी रिकवरी हो जाती है, बेहतरी आ जाती है। हमने कई मरीज ऐसे देखे हैं जिनको बायलेटरल थ्रोम्बोएम्बोलाई नोट किया हमने CTPA में, और उसको पिकअप इसी तरह किया था कि D डायमर्स उनके हाई थे और वो हैपोक्सिक थे। तो अगेन important advice from whatever short experience we have in UK dealing with these patients with breathlessness. इसके अलावा ऑक्सीजन जब देने की बात आती है तो अक्सर सवाल मुझसे लोग करते हैं कि भाई नेजल ऑक्सीजन ठीक है, ऑप्टीफ्लो दे दी जाए हाई ऑक्सीजन, तो वो पेशेंट के लिए तो अच्छी होती है, ह्यूमिडिफाइड होती है, लेकिन वो वायरल एरोसोलाइजेशन कर देती है, यानी वायरस एयर में चला जाता है और वो डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो जो करंट एडवाइस है ऑक्सीजन देने की, वो ये है कि वेंचुरी मास्क के थ्रू दिया जाए और उसकी फिक्स्ड अमाउंट दी जा सकती है, जैसे कि 24% ऑक्सीजन जो कि मिनिमम ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसका एक कलर होता है और एक टाइप का वेंट्री मास होता है, उस पर लिखी होती है उसकी स्पेसिफिकेशन। इसी तरह यू कैन गिव 28% और यू कैन गिव 35% और यू कैन गिव 50% ऑक्सीजन और 60% ऑक्सीजन। तो इस तमाम के अलग अलग मास्क होते हैं जो आपको लगाने होते हैं और फिर वो ऑक्सीजन देनी होती है मरीज को, ताकि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, एज मैंने पहले बताया, कि 92 के करीब हो। इसमें RTL ब्लड गैस जो ब्लड टेस्ट होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है कि आप कोशिश यही करते हैं कि उनका जो ऑक्सीजनेशन है वो बेहतर से बेहतर हो, एटलीस्ट 8 kPa के करीब हो, किलो पैस्कल्स जो हम यूज़ करते हैं यूके में टर्म। तो उसको 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो मिलीमीटर Hg बन जाता है। बट ऑक्सीजनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और पल्स ऑक्सीमीटर से आप मॉनिटर कर सकते हैं। कम से कम ब्लड गैसेस करें, लेकिन ज़रूरी ब्लड गैसेस होनी चाहिए ताकि पता चले कि ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो रही है मरीज़ की या नहीं। थैंक यू। थैंक यू। ये अच्छा सवाल है कि ये जो वायरस है कितनी देर तक सरफेसेस में रहती है और उसके स्प्रेड का तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द पब्लिक बट ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्टर्स को और नर्सेस को समझना कि ये वायरस कैसे फैलती है। तो इसका मेन रूट ऑफ स्प्रेड जो है ड्रॉपलेट रूट है। अमन खांसी से जो है वो उसको ड्रॉपलेट को फेंकता है मरीज़, तो तकरीबन 2 मीटर के फासले तक ये जाके नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर वो स्नीज करते हैं या छींक मारते हैं तो बार स्मॉलर पार्टिकल्स एरोसोलाइज होते हैं और वो ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 2 मीटर तक जा सकते हैं। हो सकता है कि 3-4 मीटर या 5 मीटर तक इवन चले जाएं। बाज़ वक्त स्मॉल पार्टिकल एरोसोलाइज हो जाते हैं जहाँ रूम के अंदर वेंटिलेशन अच्छी ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जानना कि कैसे ये स्प्रेड होती है। समटाइम्स वेरी रेयरली GI ट्रैक से भी ये ट्रीट हो सकती है, लेकिन असल तरीक़ेकार इसके स्प्रेड का फोमाइट है कि मरीज़ जिस चीज़ को टच करता है उसकी सिक्रीशन से वो वहाँ पे चले जाती हैं और वो सरफेस पे वायरस सिट करती है। तो अब मुख्तलिफ सरफेसेस से मुख्तलिफ टाइम सिट करती है। अगर कॉपर या स्टील की कोई चीज़ है तो उस पर ये तकरीबन 72 घंटे तक रह सकती है। अगर ये कोई पैकेट है या हार्डबोर्ड है तो उस पर ये तकरीबन 24 घंटे तक रहती है, और अगर एरोसोलाइज्ड है तो 3 से 4 घंटे तक हवा में ये वायरस पार्टिकल रह सकती है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है जानने के लिए। इसी के लिए कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और हाथ वॉश किया जाए जहाँ पॉसिबल हो, मरीज़ देखने के बाद, मरीज़ देखने से पहले, ताकि ये साबुन के पानी से 20 सेकंड तक अगर अच्छी तरह हाथ धोया जाए तो ये वायरस रिमूव हो जाती है और किल हो जाती है, तो ये स्प्रेड नहीं होती। तो इसका एहतमाम करना बड़ा ज़रूरी है। और जितनी ये सरफेस है जहाँ पेशेंट टच कर रहा है उनको सैनिटाइजर से या फ्लेनेल से साफ करना बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जब मरीज़ आता है हॉस्पिटल में तो क्या इन्वेस्टिगेशंस उनको करनी होनी चाहिए। तो सिंपल इन्वेस्टिगेशन जो CBC है या फुल ब्लड काउंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो चीज़ वाज़े नज़र आएगी वो लिम्फोपीनिया है जो अक्सर नज़र आता है, यानी लो लिम्फोसाइट काउंट्स, और वाइट सेल काउंट भी बढ़ा हुआ हो सकता है। इसके साथ CRP रिएक्टिव प्रोटीन काफ़ी हाई होता है जब कोविड रिलेटेड इन्फेक्शन पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में। इसके अलावा बाज़ वक्त डिहाइड्रेशन की पिक्चर होती है, उनके यूरिया क्रिएटिनिन बड़े हो सकते हैं, तो वो भी चेक करने की ज़रूरत होती है। प्रोकैल्सिटोनिन एक टेस्ट है जो कि इन्फेक्शन को बताता है कि कितना सीवियर इन्फेक्शन है, हर जगह अवेलेबल नहीं है।
अमूमन यूके में ज़्यादा सेंटर में अभी भी ये टेस्ट नहीं अवेलेबल है। डी डायमर्स एक अलग अच्छा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके बारे में पहले भी बताया कि वो बताता है कि थ्रोम्बोम्बोलिक इवेंट तो बॉडी में नहीं हो रहा है, तो डी डायमर को ज़रूरी मैं समझता हूँ होना चाहिए। मेरे पास कुछ मरीज़ ऐसे एडमिट हुए हैं जो हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट किया है, उन्होंने कोविड रिलेटेड पैथोलॉजी, और इसी तरह पेशेंट्स हमारे यहाँ कुछ स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। एक पेशेंट गियन बैरी के साथ प्रेजेंट हो रहा है, तो बड़ी रेयर प्रेजेंटेशन है विद कोविड। बट कोविड के अंदर थ्रोम्बोस एम्बोलिक डिजीज़ भी होती है और ब्लड इन्वॉल्वमेंट भी होती है। बट जैसे जैसे लिम्फोपीनिया और वाइट सेल काउंट और सीआरपी इंप्रूव होते हैं, तब पेशेंट की ऑक्सीजनेशन कम होती जाती है, उसकी ऑब्जर्वेशन जो क्लोजली मॉनिटर हो रही होती हैं वो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट शो करती हैं, और फिर पेशेंट को घर भेजा जा सकता है उसके साथ साथ। तो ये तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये इसमें लापिनोवेर स्लैश रिटेनोवेर है, रेटानोवेर जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया था डेक्सामेथासोन है, या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जो एंटी मलेरिया ड्रग है, या एजिथ्रोमाइसिन इज एंटीबायोटिक्स, और एक आम है जिसमें नो ट्रीटमेंट है। इसमें कोई उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन क्लोरोक्विन नहीं दिया है आम, लेकिन बहरहाल वी आर ऑल वेटिंग ईगरली इसके अर्ली रिजल्ट्स ट्रायल के शायद हो, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट इन मरीज़ों में बेहतर अफादियत रखता है। थैंक यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो वो हॉस्पिटल में कर रहे होंगे जिससे मैक्सिमम एरोसोलाइजेशन होती है, और उनको अपने आप को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना होगा, वरना वायरस उनको बैडली इफेक्ट करेगी। तो उनको पता होना चाहिए कि द CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज अ वेरी डेंजरस प्रोसीजर। उसमें एरोसोलाइजेशन हो जाती है, तो आपको प्रॉपर अपना गाउन, प्रॉपर वाइजर और प्रॉपर N95 मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर ग्लविंग बहुत ज़रूरी है, डबल ग्लविंग की भी ज़रूरत पड़ती है बार बार। इसके अलावा इंटूबेशन अगर कर रहे हैं और ट्रेकियोस्टमी इंटूबेशन और वेंटिलेशन की तरफ जा रहा है पेशेंट, तो उसमें भी है, या ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स है, या एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड ईबस अगर आप कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रोसीजर, कई और ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे कि एरोसोलाइजेशन हो जाती है और डेंजरस हैं। तो वो जब आप कर रहे हैं तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन रूम हो, लेकिन अक्सर ये अवेलेबल नहीं होते हैं, तो एटलीस्ट जो है मिनिमल लोग वहाँ पे मौजूद हों, लेकिन सारे के सारे फुल प्रोटेक्शन के साथ मैक्सिमम जो है अपनी प्रोटेक्शन करके वो उस प्रोसीजर को हॉस्पिटल में करें। थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू गाउन योर सेल्फ एंड हाउ टू वेयर योर ग्लव्स एंड मास्क, जिसे हम कहते हैं डॉनिंग, कि आप ऑन कर रहे हैं तमाम अपने प्रिकॉशंस बिफोर सीइंग अ कोविड-19 पेशेंट, और डॉफिंग का मतलब है कि आप ऑफ कर रहे हैं अपने तमाम जो आपने पहनी हुई है गैजेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो पहले हम डॉनिंग की बात करते हैं कि आप फर्स्ट करें डिफरेंट मरीजों को देख रहे हैं, डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट टाइप की गाइडलाइंस हैं, वो आपको अपनी लोकल गाइडलाइंस फॉलो करनी है, बट हम आपके इस वीडियो में भी शेयर करेंगे कुछ गाइडलाइंस। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपका फिट टेस्ट होना चाहिए मास्क के साथ, जो आप जाके यूज़ करेंगे मरीज को देखने से पहले। सबसे पहला उसूल है कि आप जब जाते हैं उस जगह पे वो एक डेलिकेटेड जगह होनी चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से अपनी हैंड वॉशिंग कीजिए सोप वाटर से या सैनिटाइजर से जिसमें 60% अल्कोहल हो, ताकि प्रॉपर क्लीनिंग आपके हैंड्स की हो जाए। वो होने के बाद जो पहली चीज़ आपने वेयर करनी है वो आपको आइसोलेशन ग्लव पहनने, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है आइसोलेशन ग्लव में कि उसकी जो थंब आपकी बाहर निकल रही थी उस ग्लव में, लेकिन मेक श्योर करें कि जब उसको टाई अप कर रहे हैं तो पीछे की तरफ टाई अप हो, उसको आगे की तरफ ला के टाई अप ना करें, वो इन्फेक्शन फैलाने का जरिया बन सकती है। तो ये बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब आपने वो कर लिया, थंब आपके बाहर निकले हुए, आपने पहन लिया है ये आइसोलेशन गाउन, तो नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो आप ग्लव्स पहनेंगे, और ग्लव पहनने के बाद जो है आपने N95 या FFP3 मास्क जो है उसको फिट करना है। जब आपने उसको प्रॉपर्ली फिट कर लिया, उसमें नोज पिंच करके देखिए कि वो प्रॉपर्ली फिट हुआ है कि नहीं, और कोई लीक नहीं होना चाहिए, और आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। उसके बाद जो है आप ग्लव्स उतार दें, और ग्लव उतारने के बाद कहते हैं कि स्किन टू स्किन, यानी ग्लव टू ग्लव एंड स्किन टू स्किन, तो उसको निकाल के फेंकें, हाथ धोएं आप फिर अगेन सैनिटाइजर से। और अब नेक्स्ट जो चीज़ है, आपने अपना मास्क फिट कर लिया है और आपने अपना गाउन पहन लिया है, नेक्स्ट चीज़ जो होगी आपकी वाइज़र होगी, जो हेड गियर या वाइज़र होता है उसको आप पहन लें, और उसके बाद यू आर रेडी टू गो इन टू सी अ पेशेंट, स्पेशली इन एन एरोसोलाइज्ड एनवायरनमेंट जैसे रेस्पिरेटरी यूनिट्स या वार्ड में होती है। थैंक यू।
अब हम बात करेंगे डॉफिंग की, जिसका मतलब है कि हम अपने कपड़े उतार रहे हैं मरीज़ को देखने के बाद, और ज़्यादातर हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी यूनिट में जहाँ के एरोसोलाइज एनवायरनमेंट होती है। तो अब जब आप वापस आते हैं तो सबसे पहले अपने गाउन को टेक आउट करना है, उसके साथ साथ ग्लव्स उतारने हैं। तो अक्सर यूँ करके उसको आप बाहर आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, और इसी तरह दो तीन जगह से आप स्ट्रेच करेंगे तो वो खुद प्लास्टिक होती है, वो खुल के टूट जाने के बाद आगे निकलती जाएगी। जैसे जैसे वो हो रहा है आप उसके 2 ग्लव्स भी अपने साथ उतार के उसको बिन में डिस्पोज कर दीजिए। तो ग्लव्स और आपने गाउन डिस्पोज कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो आपको फेस शील्ड है। पहले अपनी हैंड हाइजीन कीजिए, प्रॉपर्ली हाथ साफ कर लीजिए, और उसके बाद जो है चाहे तो ग्लव्स पहन लें अच्छा है, वरना उसको फेस शील्ड को आप उतार के रख दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग होगी वो हैंड सैनिटाइजेशन अगेन होगी। हर प्रोसीजर के बाद अपनी हैंड सैनिटाइजेशन ज़रूर कीजिए, ताकि कोई चांस ना हो वायरस के स्प्रेड का, क्योंकि बहुत ही मूजी वायरस है, ऐसे हमने पहले डिस्कस किया। और तो फेस शील्ड हटाने के बाद हम जो लास्ट चीज़ टेक आउट करेंगे वो मास्क को टेक आउट करेंगे। तो पिछली यानी जो लोअर स्ट्रैप है उसको पहले आप निकालिए, फिर ऊपर वाले स्ट्रॉप को निकाल के बाहर की तरफ मास्क को ले जाके उसको रख दीजिए। मास्क को आप एक उसमें प्लास्टिक बैग में रख सकते हैं, 4-5 दफ़ा ये रीयूज़ हो सकता है, प्रोवाइडेड वो ख़राब ना हुआ हो या उसके ऊपर कोई ब्लड या कुछ सिक्रीशंस मरीज़ की उसके ऊपर ना ऑलरेडी आ गई हों। तो ये N95 मास्क की बात कर रहे हैं जो जिप बैग में रखा जा सकता है। हमेशा हर चीज़ को चेंज करने के बाद हैंड सैनिटाइजेशन कर लें, या तो जेल से या फिर सोप एंड वाटर के पानी से। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हो गई कि आपने फेस शील्ड भी उतार दिया और फेस मास्क भी उतार दिया। अब ज़रूरी ये है कि आप जो फेस मास्क है या शील्ड है, रादर तो वाइजर शील्ड है जिसका कवर भी है, उसको प्रॉपर्ली साफ़ करें। तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि क्लिनिल या कोई भी स्टेराइल क्लीनिंग एरिया लेके पहले उसकी जो सामने की बाहर की जो वाइजर की एरिया है उसको बहुत अच्छी तरह साफ़ करें। उसके बाद उसको फेंक दें, दूसरा एक लें और उससे साफ़ करें उसके साइड्स और हेड को। और आखिरी दफ़ा जो करना है तो उसकी इनसाइड वाइजर की साफ़ करनी ज़रूरी है कि वो वायरस कोई वहाँ रह ना जाए, ताकि वो फिर यूज़ हो तो वो फैलाने का बायस ना बने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डॉफिंग इन्फॉर्मेशन है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लव से लेके ग्लव को उतारें और स्किन टू स्किन करें, ताकि बिल्कुल जरासीम कैरी ना हो। तो डॉनिंग एंड डॉफिंग इफेक्ट मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, ये सबकी भलाई के लिए इसको रेगुलरली फॉलो करना है। बट गाइडलाइंस जो है वो डिफ़र करती हैं कि किस सेटिंग में आप डॉनिंग कर रहे हैं या किस सेटिंग में आप डॉफिंग कर रहे हैं, तो वो आपने देखना है। उसकी हम गाइडलाइंस आपको मज़ीद इसमें दे देंगे। ये वायरस जैसे मैंने कहा बहुत लीथल है, और कई हेल्थ केयर वर्कर्स के घायल हो गए हैं और सीरियस कॉन्सिक्वेंस हुई, कुछ डेथ भी हुई है यूके में। तो यहाँ 40 से ज़्यादा जो हेल्थ केयर स्टाफ है उसकी डेथ हो चुकी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डॉनिंग और डॉफिंग के प्रोसीजर्स हैं उनको बड़ा स्ट्रिक्टली देखा जाए और फॉलो किया जाए। ख़ास करके एरोसोलाइज प्रोसीजर्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि N95 या FFP3 लेवल का मास्क हो जो कि प्रोटेक्शन दे, ताकि एयरवेज से ये वायरस ना जाए। इसी तरह वाइजर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और इस तरह प्रॉपर सूट होना चाहिए जो कि कवर करता हो, वाटर रिपेलेंट हो, ताकि उसके थ्रू जिस्म पे ना चले जाए। प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, शूज़ के साथ कवर हो तो अच्छी बात है। इसी तरह अगर हेड गियर कवर हो तो वो भी बहुत यूज़फुल चीज़ है। हर गाइडलाइंस में ये चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। What we've seen in UK has resulted in a lot of concerns about how to protect ourselves। तो ये ज़रूरी है कि अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया जाए। जो एरोसोलाइज इन्वायरमेंट में कोई आप काम कर रहे हैं, या अगर आप मरीज़ A&E में देख रहे हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि प्रॉपर मास्क हो, प्रॉपर वाइज़र हो, और आपके पास गाउन हो जो कवर हो, और आपके शूज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको प्रॉपरली, शूज़ का कवर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तमाम चीज़ों को ख्याल रखना है। और फिर जब आप बाहर जा रहे हैं तो फिर उसको अगेन इसको ऑफ करना होता है। डॉफिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, एक रूम बनाया जाता है जिसमें ये चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद अगेन मैं ये फिर आपको रिमाइंड करता हूँ कि हाथ धोना बड़ा ज़रूरी है, साबुन के पानी से अच्छी तरह हाथ धो लें, कोनी तक धो लें। और उसके बाद जब आप वहाँ से जाएँ, उस इलाके से जाएँ, तो ये भी अच्छा है कि अगर आपके पास कोई शावरिंग फैसिलिटीज़ है तो शावर ले लें, अपने ड्राई कर लें, क्लोथ्स वहीं जो है छोड़ के जाएं, ताकि वो क्लोथ्स कहीं कैरी दूसरी जगह बाहर ना हो, बाहर डिफरेंट क्लोथ्स वेयर करें। इसी तरह जब आप घर जाते हैं
तो शू या फुटवेयर आप पहन रहे हैं वो चेंज करके घर जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात हो सके। इस तरह जब आप घर पहुंचते हैं तो फिर कोशिश करें कि गर्म पानी से शावर करें, और जो कपड़े आप पहने हुए हैं वो भी गर्म पानी से के अंदर जो है वो उसको वॉशिंग की जाए या मशीन वॉश में डाला जाए ताकि वो वायरस उसमें ना रहे। इसी तरह जो चीज़ें हैं आपके हाथ में, चाबी हैं या मोबाइल फ़ोन है या वॉलेट्स हैं, इनको भी प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए क्लिनिल वाइप्स के साथ जो हम यूके में करते हैं, या जो दूसरी टाइप की एंटीसेप्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो प्रॉपर्ली क्लीन दीज ऑब्जेक्ट्स को, इससे घर तक वायरस कैरी हो सकती है, उसका बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। फुटवेयर अगर चेंज कर सकें तो बहुत ही अच्छा तरीका है रोकने का वायरस को। और घर में अगर आप अपने आप को सेपरेट कर सकें, अगर आप बहुत ही एरोसोलाइज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका रूम सेपरेट हो, अपनी फैमिली के साथ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार हाथ धोएं, और सोप वाटर इज़ गुड इनफ यूजली। ये तदाबीर हैं जो कुछ हमने देखी हैं कि यूज़फुल हैं। बाकी ये कि आप हम सबको ये वक्त है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से रहम की दरख्वास्त करें ताकि ये जो पैंडमिक सिचुएशन है पूरी दुनिया में, हम इससे बाहर आ सकें और सब लोग, तमाम लोग सेहतमंद रहें और उनकी जानों को ख़तरा ना हो। अगेन ये इसके साथ में ये ख़त्म कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इतने लोग सुन रहे हैं डॉक्टर्स रात को अपने आसपास के लोगों को ये बताएं कि हैंड शेकिंग, मुसाफा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट घर में रहना एंड अननेसेसरी बाहर जाना या लोगों से मिलना ना मिलना भी बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी स्प्रेड स्टॉप हो सके। और ये कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मरीज़ जो हमारे पास हैं वो बेहतर होकर घर जाएं, इसमें हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स भी आएँ और हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।